भाई, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर। फटाफट से वीडियो को एक बार शेयर करिए, जल्दी से एक बार वीडियो को शेयर करिए। 5000 क्वेश्चन की सीरीज का ही हमारा 19वां वीडियो है। आप लोगों ने काउंट नहीं करा तो 19वां वीडियो है और टॉपिक वाइज क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। तो टॉपिक में आज का हमारा टॉपिक है भूकंप है, ज्वालामुखी, सुनामी, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ये सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे और मतलब अगर ये सारी चीजें हमने कवर करी है ना तो इसमें से एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, सब कुछ यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक, तो टेलीग्राम से आप लोग जुड़ जाइए, जिससे कि वीडियो और कुछ मतलब जो वीडियो है आपको नहीं मिल पाता है ना, उसकी लिंक हम वहाँ पर शेयर कर देते हैं, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है और साथ ही साथ में आपको वहाँ पर पीडीएफ वगैरह भी मिल जाएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। एकदम से रेडी है, मतलब वैसे वाला रेडी, जोश और जुनून वाला रेडी। चलिए फटाफट से वीडियो को एक बार शेयर करेंगे, सभी स्टूडेंट अपने अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आ रहा है धीरे धीरे से। एकदम से पहले आसान से क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद से इजी, फिर मॉडरेट, उसके बाद से टफ लेवल के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए भाई आ जाइए क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, आसान सा क्वेश्चन। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने का सबसे बढ़िया तरीका कौन सा है? ये क्वेश्चन आप लोगों ने कल करा भी है, कल आप लोगों ने ये क्वेश्चन किया है। नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रहा है इसलिए आप लोगों से कहते हैं आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। क्लास खत्म होने के बाद आपको देखने को मिल जाएगा। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने का सबसे बढ़िया जो साधन है, ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाता है, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन सही हो जाता है भूकंप विज्ञान। ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, भूकंप विज्ञान है। ठीक, ऑप्शन ए भूकंप विज्ञान। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। भूकंप विज्ञान में भूकंप से संबंधित सारी जानकारियां रहती हैं। नेक्स्ट है, भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपी तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहते हैं? चलिए एकदम से जल्दी जल्दी से रिप्लाई करते रहिए सभी लोग। एक मिनट। भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपी तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहते हैं? अधिकेंद्र कहते हैं, भूकंप अधिकेंद्र कहते हैं, भूकंप केंद्र कहते हैं, या फिर कौन सा ऑप्शन सही होगा? भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपी तरंगों की उत्पत्ति जिस स्थान पर होती है उस स्थान को क्या कहा जाता है? बिल्कुल सही जवाब है, उसे कहते हैं भूकंप केंद्र कहते हैं, उसे हम भूकंप केंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र में कंफ्यूज नहीं होना है, अधिकेंद्र में कंफ्यूज नहीं होना है। ऑप्शन सी, उसे हम भूकंप केंद्र कहते हैं जहां से भूकंपी तरंगों की उत्पत्ति होती है। चलिए आगे चलते हैं। भूकंप मूल जो फोकस होता है वो स्थान होता है जहां पर, यानी कि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भूकंप मूल कौन सा स्थान होता है? भूकंप मूल किसे कहते हैं? भूकंप मूल किसे कहते हैं? भूकंप मूल यानी कि फोकस, भूकंप का जो फोकस स्थान है वो कौन सा होता है? एपिसेंटर ऊपर होता है, केंद्र से ऊपर होता है। धरातल पर भूकंप, यहां पर विकल्प कौन सा सही होगा? बिल्कुल सही जवाब है भाई, क्या बात है। भूकंप का जो फोकस स्थान होता है वह स्थान होता है जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है, जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है वही भूकंप मूल कहलाता है। परिभाषा पर आधारित है, लेकिन ये सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं सभी एकदम से ना प्रीवियस ईयर में डिफरेंट एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीटेड है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे हम कहते हैं भूकंप मूल। अगला क्वेश्चन है, जहां पर समझाना होगा बहुत अच्छे तरीके से वहां पर समझा देंगे। अगला क्वेश्चन है, अधिकेंद्र भूकंप का एक बिंदु है जो संबंधित है। अधिकेंद्र, चलिए आगे बताइए। अधिकेंद्र, अधिकेंद्र कोई बात नहीं। अधिकेंद्र, ये ऑप्शन कौन सा सही होगा? भूकंप उद्गम केंद्र के ऊपर भूपृष्ठीय बिंदु से
संबंधित है। ये अगर ये होता है ना अधिकेंद्र, ये मतलब सेंटर होता है, तो ये एपिसेंटर इसके ऊपर होता है। ठीक, ऑप्शन बी, भूकंप उद्गम केंद्र के ऊपर भूपृष्ठीय बिंदु से संबंधित होता है, ये अधिकेंद्र होता है जो एपिसेंटर होता है। ये स्थान होता है जहां पर मतलब भूकंप के झटके पहले महसूस किए जाते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है, पृथ्वी की सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं? आप लोग थोड़ा फास्ट रिप्लाई करिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए एक बार, जिससे कि सभी लोग पहुंच सके, सभी लोग जिससे कि आ सके, जुड़ सके, मिल सके यहां पर। ठीक है, चलिए, इतनी स्लो रिप्लाई करेंगे ना तो सही नहीं लगेगा। और यहां पर हमने कम से कम ना 70+ क्वेश्चन तैयार करें, 70+ क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एकदम से पूरी एनर्जी के साथ आइए। फिर ये भी इसी का मतलब ऑप्शन सी से हो जाता है, एपिसेंटर ही है, ऑप्शन सी एपिसेंटर ही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भूकंप में धरातली तरंगे होती हैं, भूकंप में धरातली तरंगे कौन सी होती हैं? बताइए जल्दी से, ऑप्शन कौन सा सही होगा? भूकंप में धरातली तरंगे होती हैं, एल तरंगे, गॉड तरंगे, विकल्प कौन सा आपका सही होगा? चलिए फटाफट से, आपकी रिप्लाई एकदम से सुपर फास्ट तरीके से आनी चाहिए। सभी स्टूडेंट एकदम से स्लो मोड में रहेंगे तो फिर काम नहीं चलने वाला है। और आपको बता दें, ये वैकेंसी देख रहे हैं, ये अलग से उसमें जोड़ी नहीं जा रही है, अलग से वैकेंसी निकलेगी, तो सभी लोग एकदम से तैयार रहिए, पढ़ने वाले बच्चे एकदम से तैयार रहिए, कुछ ना कुछ तो फायदा ही हो रहा है ना। चलिए भाई, विकल्प यहां पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन बी, एल तरंगे। भूकंप में जो धरातली तरंगे होती हैं कौन सी होती हैं? एल तरंगे होती हैं। चलिए हाँ, एकदम से जोर मतलब जोर शोर से जुट जाइए भाई। देखिए एक चीज आपको बताते चलते हैं, जब आप पढ़ते रहेंगे ना वैकेंसी तो आती ही रहेगी, और वैकेंसी ना बहुत ज्यादा आने वाली है, यही हम कह रहे हैं आपसे, वैकेंसी बहुत ज्यादा आने वाली है। तो एकदम से निश्चिंत रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपको बताते चलते हैं, पृथ्वी के अंदर से ऊर्जा जब निकलती है ना, पृथ्वी के अंदर से ऊर्जा निकलने के कारण तरंग उत्पन्न होती है, ये सभी दिशाओं में फैलती है, तो इसी को मतलब हम कहते हैं कि भूकंप, पृथ्वी के अंदर जो ऊर्जा उत्पन्न होती है ये सभी दिशाओं में फैलती है, इसी से ये होता है कि मतलब कहा जाता है भूकंप आ रहा है। जो भूकंपीय तरंगे होती है 3 प्रकार की होती है मेनली, देखिए पी होती है, एस होती है और एल होती है। जिनमें जो पी होती है, ध्यान से सुनते रहिएगा, इसी से रिलेटेड और आगे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपका क्लियर हो जाएगा, आगे क्वेश्चन आप लोग अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर जो पी तरंग होती है, ध्यान से देखिएगा, पी तरंग ठोस, तरल और गैस तीनों माध्यम में चलती है। ठीक है, जो यस तरंग होती है, यस तरंग जो होती है केवल ठोस में, ध्यान रखिएगा जो हम बता रहे हैं नोट करते रहिएगा, केवल ठोस पदार्थों के माध्यम में ही ये चलती है। ठीक है, जो एस होती है। चलिए, और आपको बताते चलते हैं जो एल तरंग होती है, पी और एस तरंगों और धरातली चट्टानों के मध्य ये उत्पन्न होती है, और आपको बताते चलते हैं एल तरंगों को धरातली तरंग कहा जाता है, एल तरंगों को ही धरातली तरंग कहा जाता है, क्योंकि ये तरंगें धरातल के साथ साथ चलती रहती है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये धरातल के साथ साथ चलती रहती हैं। ठीक है, और पृथ्वी की आंतरिक, क्वेश्चन पूछा गया पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के लिए किन तरंगों से विशेष रूप से सहायता मिलती है, तो रिप्लाई आपकी कौन सी होगी? बहुत सारे लोग बोर हो रहे होंगे, कहेंगे मतलब फास्ट चलिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन एक अराइज होता है, ये बताइए कि मतलब जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है इसको जानने के लिए कौन सी तरंगों से विशेष रूप से हमें सहायता मिलती है। आपको विकल्प दे दिया जाता है, पी तरंगे, एस तरंगे, एल तरंगे, या फिर कौन सा सही होगा? एक से अधिक ऑप्शन भी इसमें सही है, तो विकल्प इसमें सही हो जाएगा आपका, देखिए पी और एस तरंगे। पी और एस तरंगों से पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने में ज्यादा मदद मिलती है। ठीक है,
क्लियर है? चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपी तरंगे सर्वाधिक क्षति पहुंचाती हैं? निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपी तरंग सर्वाधिक क्षति पहुंचाती है? चलिए भाई, कौन सी तरंग सर्वाधिक क्षति पहुंचाती? प्राथमिक, द्वितीयक या दीर्घ पृष्ठीय या फिर कौन सी? चलिए भाई, ऑप्शन यहां पर हमारा सही हो जाता है। ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन यहां पर सी सही हो जाता है। जो दीर्घ पृष्ठीय होती है ये भूकंपी तरंगे सर्वाधिक क्षति पहुंचाती हैं। ठीक है, चलिए अच्छा, यहीं पर आपको बताते चलते, पी को कहते हैं ना प्राथमिक तरंगे कहते हैं। ठीक है, और ये पी जो तरंगे होती हैं ध्वनित तरंगों के समान, मतलब अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। ये भी जानते रहिए, पूछा गया है। अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं और इसलिए मतलब ये ठोस, तरल और गैस तीनों माध्यम में गमन करती हैं। ठीक है, चलिए हाँ, और जो एस होती है सेकेंडरी, मतलब इन्हें द्वितीयक तरंगे कहते हैं और द्वितीयक के साथ साथ इन्हें गौड़ तरंगों के नाम से भी जाना जाता है। गौड़ तरंगों के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो प्रकाश तरंगों के समान होती हैं, मतलब ये प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ तरंगों के समान होती है। मतलब ये प्रकाश के जैसे मतलब होता है ना, ये अनुदैर्ध्य से इसकी समानता होती है, इसकी अनुप्रस्थ तरंगों से समानता होती है। इसकी जो गति होती है ना P से कम होती है और L से अधिक होती है। जो PSL है ना, तो इसकी गति जो होती है P से कम होती है और L से अधिक होती है। ये केवल किस माध्यम में गमन करती है आपको मैंने बताया था। अच्छा, जो L तरंगे होती है इन्हें लव वेव भी कहते हैं। जो इसका नामकरण है ये वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया था। इन वैज्ञानिक का नाम क्या था? एडवर्ड हफ लव। इन्हीं के नाम पर इनका नाम रखा गया था, लव वेव कहा जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, बहुत सारे इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इस। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, कुछ जितने भी क्वेश्चन हमसे पॉसिबल हो पाए उसे बनाने की हमने कोशिश करी। यहाँ पे अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? जो कुछ भी बच रहा है वो हम ऐसे ओरली बता रहे हैं आपको। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी सही हो जाता है, सुनामी। ऑप्शन बी सही हो जाता है। अंदर समुद्र के अंदर जो भूकंप उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं सुनामी, सिंपल सी भाषा में। बहुत बढ़िया, फटाफट से रिप्लाई करते रहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कहाँ का ये शब्द लिया गया। अच्छा, सुनामी का जो मुख्य कारण है निम्नलिखित में से कौन सा है? सुनामी किस वजह से आती है? अंदर ज्वालामुखी उत्पन्न होती है, भूकंप होता है, चक्रवात होता है या प्रति चक्रवात होता है? एक बार सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक करेंगे तो क्या रीजन है इसके पीछे? रीजन क्या है? सुनामी चलिए तो भाई समझ लेते हैं। ऑप्शन यहां पर हमारा देखिए, ऑप्शन सही हो जाता है बी। ये जो सुनामी होता है भूकंप की वजह से आता है, अभी मैंने आपको बताया है। ठीक है, देखिए जो सुनामी की उत्पत्ति होती है, सुनामी की उत्पत्ति समुद्र तल में, मतलब सडन, अचानक, मतलब अचानक तरीके से। अचानक तरीका क्या होता है? अचानक जो विकृति आती है और उसमें जो ऊपरी जल स्तर होता है उसमें विस्थापन हो जाता है, तो इस कारण से सुनामी आती है। और इससे मोटे मोटे तरीके से ये समझ सकते हैं कि समुद्र तल में ये जो विकृति होती है ना, मिली भूकंप की वजह से होती है। ठीक है, तो ये भूकंप की वजह से सुनामी आती है, बस इतना जानते रहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आ रहा है धीरे धीरे से, जैसा कि किसी ने रिप्लाई भी करा था हमारे स्टूडेंट ने। अच्छा, ये क्वेश्चन बताइए, विश्व के सर्वाधिक मतलब 63% के लगभग भूकंप निम्न में से किस पेटी में आते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और साथ ही साथ में बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व के सर्वाधिक
जो लगभग 63% के लगभग भूकंप निम्न में से किस पेटी में आते हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। चलिए जल्दी से बताइए, जल्दी से। देखिए सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर 100% एनसीईआरटी से मिल रहे हैं। 100% ये सारे क्वेश्चन हम खुद से बनाते, खुद से नोट करते, फिर आप लोगों तक पहुंचाते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब हो जाता है ऑप्शन, यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ई, परिप्रशांत महासागरीय पेटी। ठीक है, परिप्रशांत महासागरीय पेटी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भूकंप का प्रभाव महाद्वीपीय भागों के अतिरिक्त महासागरीय भागों पर पड़ता है। देखिए भूकंप का जो प्रभाव है महाद्वीपीय भागों के अतिरिक्त महासागरीय भागों पर पड़ता है और इससे महासागरों में भयंकर लहरें उत्पन्न होती हैं। इन लहरों को किस नाम से जाना जाता है? महाद्वीपीय भागों के अतिरिक्त, यानी कि आप ये समझ सकते हैं धरातली भागों के अतिरिक्त ये महासागरीय भागों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। इसे हम किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन सही हो जाता है डी, इसे भी हम सुनामी कहेंगे। घुमा फिरा के कुछ भी पूछा जाए आप लोगों को एकदम से घबराने की जरूरत नहीं है। अब अगला क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट है सुनामी किस भाषा का शब्द है? सुनामी किस भाषा का शब्द है? जर्मन है, पुर्तगाली है, जापानी है, चीनी है। बहुत आसान सा क्वेश्चन, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। जैसे ही हम कुछ भी पढ़ना शुरू करते हैं सुनामी से रिलेटेड ये जरूर बताया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी, जापानी भाषा का ये शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां पर टाइम नहीं लगाना वहां पर 1 सेकंड भी टाइम नहीं लगाएंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस देश में, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं उलट पलट करके इधर उधर, किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं? विकल्प हमारा कौन सा सही हो? किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी, जापान में। ऑप्शन बी सही हो जाता है, जापान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, देखिए ध्यान से देखिएगा। हमने बताया था ना, जब हमने डिटेल जो पढ़ाया है उसके पीछे रीजन ये था कि आगे क्वेश्चन आपको इससे रिलेटेड मतलब मिलेगा। तरल पदार्थों से होकर ना गुजर सकने वाली भूकंपी लहर कौन सी है? तरल पदार्थों से होकर ना गुजर सकने वाली जो भूकंपी लहर है कौन सी? पी है, एल है, एस है, कौन सा विकल्प सही होगा? चलिए भाई विकल्प कौन सा सही होगा? कहाँ गए सभी लोग एकदम से, मतलब वनडे एग्जाम टारगेट के बहादुर शेरों, बस इतना ही ऐसे रिप्लाई करेंगे एकदम सुस्त होकर के, इतनी स्लो रिप्लाई। हाँ, एल, एस, क्या ये बताया जाए? ऑप्शन फटाफट से, और जल्दी और जल्दी और जल्दी और जल्दी और जल्दी रिप्लाई करते रहिए, और जल्दी रिप्लाई करते रहिए एकदम से। ये वाली स्टेज ना बड़ी सही नहीं है, एकदम से इनएक्टिव फॉर्म, एक्टिव बनिए एकदम से। ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाता है, ऑप्शन सी, एस, ऑप्शन सी, एस तरंगे। अभी मैंने आपको बताया है, समझाया भी है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, अगला क्वेश्चन गर्मी हमको भी लग रही, मेरे यहाँ पे लाइट बिल्कुल भी नहीं है, लाइट वाइट नहीं है, पता नहीं ट्रांसफार्मर ही जलता रहता है। अगला क्वेश्चन है, रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? भाई देखिए कुछ दिन के बाद एग्जाम है और वैकेंसी देखिए उसमें जोड़ी भी नहीं गई है, मतलब वैकेंसी की संख्या बढ़ने वाली है। अभी मौका है, पकड़ लीजिए, दौड़ के उसको मतलब थाम लीजिए, ऐसे हम बोलेंगे। बाकी आपकी मर्जी है, सोते रहिए, जगते रहिए, कुछ भी करते रहिए। रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी, भूकंप की तीव्रता। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए तो हम क्या करते हैं, हम क्या करें? ऑप्शन सी, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगला सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है? सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है? जो आसान सा क्वेश्चन है उसमें भी आप लोग टाइम लगा देते हैं।
सभी स्टूडेंट के हाथों में स्प्रिंग, हाँ लगा देंगे, स्प्रिंग से भी बड़ी कोई चीज होगी ना वो लगा देंगे। सिस्मोग्राफ किसके मापने के लिए काम में लाया जाता है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम का ये भी फेवरेट क्वेश्चन है, पूछा ही पूछा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। भूकंपीय तरंगों को मापने के लिए सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, अगला हमारा क्वेश्चन है सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, चाहे आसान सा क्वेश्चन हो चाहे टफ हो। सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? सिस्मोग्राफी, ऑप्शन यहां पर हमारा सही हो जाता है, सिस्मोग्राफी ऑप्शन सही हो जाता है, ऑप्शन बी, ये भी भूकंप से रिलेटेड है। हमने टॉपिक लिया ना, भूकंप है, ज्वालामुखी, ये सारी चीज, क्वेश्चन कुछ भी नहीं छूटेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, घुमा फिरा के चाहे 1000 क्वेश्चन पूछे गए हो, सारे क्वेश्चन हम करवाएंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से देख लीजिए, अब ये अलग आ गया है, अब बुद्धि लगा लीजिएगा, ऐसे पागलों के जैसे रिप्लाई नहीं करिएगा। समान भूकंपीय तीव्रता यानी कि समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? समान भूकंपीय तीव्रता कहने का मतलब समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? समभूकंप रेखा, सहभूकंप, समताप रेखा, समदाब रेखा। विकल्प कौन सा सही होगा? जय श्री कृष्ण। चलिए यहां पे आइए, विकल्प कौन सा सही होगा भाई? विकल्प कौन सा सही होगा? चलिए ऑप्शन यहां पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए मान लेते हैं भाई आप लोगों की रिप्लाई, समभूकंप रेखा, क्या कहते हैं? समभूकंप रेखा। आइसोसिस्मल जो लाइन होती है ये कहा जाता है। देखिए आइसो थोड़ा सा बता देते हैं, जब कुछ नया वर्ड आता है ना तो फिर वहां पर बताना जरूरी हो जाता है। आइसोसिस्मल समान भूकंपीय तीव्रता वाले स्थानों को मिलाती है, समान भूकंपीय तीव्रता वाले स्थानों को जो मिलाती हैं रेखाएं उसे कहते हैं हम समभूकंप रेखा। और यहीं पर आपको बताते चलते हैं सहभूकंप रेखा, होमोसिस्मल लाइन, होमोसिस्मल लाइन कहते हैं, ठीक है, ये सिस्मल की स्पेलिंग यही है। और ये समान समय पर उत्पन्न होने वाली भूकंपीय तरंगों के स्थान को, मतलब समान समय पर, एक समान समय पर उत्पन्न होने वाले भूकंपीय तरंगों के स्थान को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं सहभूकंप रेखा कहते हैं, ठीक है। और आपको बताते चलते हैं, फिर यहाँ पर एक तीसरी कंडीशन आती है, देख सुन लीजिए ध्यान से, सम सह भूकंपीय रेखा, ठीक है। ये क्या होती है? धरातल पर समान भूकंपीय तीव्रता और एक ही समय, समान भूकंपीय तीव्रता भी और एक ही समय उत्पन्न होने वाले भूकंपीय स्थानों को मिलाने वाली जो रेखा है उसे हम कहते हैं समसह भूकंपीय रेखा। यानी कि भूकंपीय तीव्रता को भी मिला दिया जाए और एक ही समय में उत्पन्न होने वाली जो रेखा, दोनों को मिला दिया जाए तो तीसरी कंडीशन उत्पन्न हो जाती है। क्लियर है? चलिए, उम्मीद है कि आपको क्लियर हो चुका होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, देखिए, हाँ, किसी क्षेत्र के उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहां भूकंप एक साथ अनुभव किया जाता है वो कौन सी रेखा कहलाती है? देखिए हमको पता था आगे क्वेश्चन हमने क्या लिया है, इसलिए हमने आपको डिटेल में बता दिया। विकल्प यहां पर कौन सा सही होगा? विकल्प यहां पर हमारा कौन सा सही होगा? चलिए, विकल्प यहां पर हमारा कौन सा सही होगा भाई? ऑप्शन बी सही हो जाता है, सह भूकंप रेखा। ऑप्शन बी सही हो जाता है, सह भूकंप रेखा। अभी मैंने आपको डिफिनेशन बता दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है, समभूकंप रेखा का जो आकार होता है वो प्राय कैसा होता है? जो आइसोसिस्मल लाइन होती है उसका आकार प्राय कैसा होता है? विकल्प यहां पर हमारा कौन सा सही होगा? भाई कहाँ गए सभी लोग? एक बार सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक करेंगे और दोस्तों में शेयर करेंगे। फटाफट से एक बार शेयर करिए। संख्या आप लोगों की बहुत कम है, ऐसे देखिए सही नहीं है। थोड़ा सा तो ऐसा करिए ना कि मतलब अपने दोस्तों में शेयर करिए, संख्या को थोड़ा सा बढ़ाइए। सभी स्टूडेंट एक बार वीडियो को शेयर करेंगे। इसका आकार कैसा होता है? समभूकंप रेखा का आकार कैसा होता है? ऑप्शन यहां पर हमारा सही हो जाता है,
चलिए भाई, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन बी सही हो जाता है अनियमित। ऑप्शन बी अनियमित है, ऑप्शन बी सही हो जाता है अनियमित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अब जब टॉपिक उठाया है ना, टॉपिक उठाया है तो एकदम से वैसे ही होगा, सब भूकंप से ही रिलेटेड होगा। भूकंप का कारण क्या है, भूकंप का कारण क्या है ये बताइए, भूकंप का कारण क्या है। भूकंप से रिलेटेड देखिए कुछ और पॉइंट हैं जो कि हम आपको क्लियर करते हुए चलेंगे, अभी अभी आपको डिटेल में बता देंगे। ठीक है, भूकंप का कारण क्या, बिल्कुल सही जवाब है टेक्टोनिज्म है। टेक्टोनिक प्लेट का जब मूवमेंट होता है तो इस वजह से भूकंप आता है। ऑप्शन बी सही हो जाता है, 100% इसे लॉक किया जाए। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, आपको थोड़ा सा यहाँ पर देखिए अग्निवल है, चलिए ये भी देख लीजिए। अग्निवल है जो प्रशांत महासागर के उस विशाल क्षेत्र को कहते हैं जहां भूकंप आता है, कितने % तक आता है। अभी सर्कल ऑफ फायर प्रशांत महासागर के उस विशाल क्षेत्र को कहते हैं जहां पर मतलब भूकंप है, कितने % तक आता है, विकल्प कौन सा सही होगा। अभी मैंने घुमा करके, अभी यही मैंने घुमा करके पूछा था, तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाता है 68% ना। सत्येंद्र सिंह, मैम आपकी कृपा से 69,000 की तीसरी चयन सूची में नियुक्ति पत्र मिलने जा रहा है। बहुत बहुत बधाई भाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस सत्येंद्र, आपको बहुत बहुत बधाई। और ऐसे ही मतलब जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए, बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिएगा और पूरी मेहनत और लगन से बच्चों को पढ़ाइएगा। उनका फ्यूचर आपके हाथ में, वो आपके भरोसे आते हैं, तो बस इतना सा कीजिएगा। और वनडे एग्जाम टारगेट को कभी ना भूलिएगा, बच्चों को भी थोड़ा सा अपना टिप्स वगैरह दीजिएगा। ठीक है, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई भाई। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, विकल्प यहाँ पर आपका ये सही हो जाता है 68%। ठीक है, अच्छा एक चीज आपको यहाँ पर थोड़ा सा बताते चलते हैं, अगर आप लोग जल्दबाजी में ना हो तो देखिए विश्व के जो भूकंपीय क्षेत्र हैं आपको यहाँ पर बताते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लीजिएगा। देखिए जो भूकंपीय क्षेत्र है, 3 मतलब यहाँ पर आप देखिएगा मेनली आप 3 भागों में देख लीजिए, 3 भागों में फटाफट से हम बता देते हैं। देखिए पहला है परिप्रशांत कटिबंध, परिप्रशांत बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम आपको बता रहे हैं, सुन लेंगे तो बहुत सही रहेगा। डिटेल में है सब कुछ, एनसीईआरटी का मैटर आपको बता रहे हैं। परिप्रशांत जो कटिबंध होता है तो ये प्रशांत महासागर के चारों ओर स्थित जो क्षेत्र होता है वही परिप्रशांत क्षेत्र कहलाता है। प्रशांत महासागर के चारों ओर का जो क्षेत्र होता है वो कहलाता है परिप्रशांत क्षेत्र। तो संसार के सर्वाधिक 65% से लेकर के 68% भूकंप इसी क्षेत्र में आते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है। ठीक है, और आपको बताते चलते हैं इस क्षेत्र में भूकंप का जो कारण है वो क्या है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बातें, एकदम से एक्सीलेंट टाइप की पूरी क्लास है। इस क्षेत्र में भूकंप का जो कारण है वलित पर्वतों की स्थिति है, जो वलित पर्वत है, प्लेटों का जो मतलब घूमना है, ठीक है, और सक्रिय ज्वालामुखी का पाया जाना है। तो 3 रीजन इसके लिए सॉलिड है। ये हम लोग ऐसे पढ़ते हैं जब मतलब डिटेल में लिखना होता है ना, जैसे मेंस वगैरह के पेपर, तो इस वजह से इसे पढ़ा जाता है। और लेकिन ये सारे क्वेश्चन भी आपके ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं कि क्या रीजन है जो यहाँ पर भूकंप बहुत ज़्यादा आता है, तो आपको हमने रीजन ये बता दिया। ठीक है, अच्छा पहला हो गया भूकंप, मतलब हम आपको क्या बता रहे जाने विश्व के जो भूकंपीय क्षेत्र हैं, तो पहला हो गया परिप्रशांत कटिबंध हो गया। ठीक है, और दूसरा आ जाता है, दूसरा वाला आपका जो क्षेत्र है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिटेल में बताते हुए चलेंगे क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऐसे पढ़ के आप लोग भाग जाते हैं। तो दूसरा जो है मध्य महाद्वीपीय कटिबंध है, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट है। ठीक है, पहला आता है पैसिफिक बेल्ट, ठीक है, सरकम पैसिफिक बेल्ट जो परिप्रशांत कटिबंध हो गया। दूसरा आ जाता है मध्य महाद्वीपीय कटिबंध, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। तो ये मध्य महाद्वीपीय कटिबंध को भूमध्य सागरीय और अल्पाइन हिमालय कटिबंध भी कहते हैं। नोट करते रहिएगा, भूमध्य सागरीय और अल्पाइन हिमालय कटिबंध भी कहा जाता है। इस क्षेत्र में संसार के कितने भूकंप आते हैं? 21% के करीब इसमें भूकंप आते हैं। और इसी पेटी में आप ध्यान दीजिएगा, तीसरा पॉइंट है, इसी पेटी में हिमालय है, इसी पेटी में आता है आपका हिमालय है, आल्प्स है, और अफ्रीका के भ्रंश घाटी के जो मतलब भूकंपीय क्षेत्र है इसमें आते हैं। ठीक है, तीसरा कौन सा बेल्ट है? तीसरा है मध्य सागरीय कटिबंध, मिड ओशियानिक जोन है। तीसरा है मध्य महासागरीय कटिबंध।
तो महासागरों के मध्यवर्ती भाग में पाए जाने वाले जो मध्य सागरीय कटक है, इसके पास जो भूकंप की उत्पत्ति होती है वो इससे रिलेटेड है, ठीक है। और आपको बताते चलते अटलांटिक और हिंद महासागर क्षेत्र में जो मतलब भूकंप आते हैं वो इसी बेल्ट के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं, ठीक है। ये 3 चीज़ें आपको मैंने बता दी हैं, ठीक। चलिए अब यहाँ पर अगर आप ये चलिए आगे चलते हैं। अगर आप लोग ऊब रहे होंगे तो हम आगे बढ़ चलते हैं। यहाँ पर हम कुछ और भी बताने वाले थे, चलिए। अच्छा ये बताएं, निम्नलिखित में से कौन सी घटना धरातल पर घटित नहीं होती है। आप लोग ऊब तो नहीं रहे, सभी एकदम से क्वेश्चन, खाली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर फोकस मत किया करिए। जो मैंने बता दिया यहाँ से आपके कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन, मतलब 20 क्वेश्चन तो पक्का तैयार होंगे। आगे आइए, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी घटना धरातल पर घटित नहीं होती है। ज्वालामुखी, अपक्षय है, अपर्दन है, सुनामी है। तो विकल्प यहाँ पर आपका डी सही हो जाता है। सुनामी की घटना ये धरातल पर घटित नहीं होती है, ठीक। चलिए सुनामी की घटना, अब यहाँ पर आपको देखिए सुनामी से रिलेटेड आपने क्वेश्चन तो बड़े पढ़ लिए ना। अब आपको यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताते हैं। तो सबसे पहले तो सुनामी ये हो गई, भूकंपी तरंगों के कारण महासागरीय जल में जो उत्पन्न जल तरंगे होती हैं उन्हें हम सुनामी कहते हैं। जापान में सुनामी कहते हैं, और जिसका मतलब शाब्दिक अगर मतलब पूछा जाए तो बंदरगाही लहरें कहा जाता है। बंदरगाही लहरें कहा जाता है। और आपको बताते चलते हैं, परिप्रशांत, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परिप्रशांत महासागरीय क्षेत्र में सुनामी की अधिकता पाई जाती है, क्योंकि ये ज्वालामुखी और भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील क्षेत्र होता है। ये हो गया। और आपको बताते चलते हैं, भारत में अगर हम बात करते हैं तो भारत में कहाँ पर हिमालय सर्वाधिक भूकंपी क्षेत्र है। भारत में हिमालय सर्वाधिक भूकंपी क्षेत्र है, ठीक है। चलिए आपको बताते चलते हैं, यहाँ पर हिमालय का जो क्षेत्र है, मतलब भारत को 5 भूकंपी क्षेत्रों में बांटा जाता है। तो हिमालय का जो क्षेत्र है 5वीं भूकंपी पेटी में रखा गया है, जहाँ पर भूकंप आने से अत्यधिक क्षति होती है, ध्यान रखिएगा। और भारत में पुणे हुआ, देहरादून हुआ, दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में भूकंप मापक केंद्र बनाए गए हैं, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। पता नहीं कौन सा क्वेश्चन पूछा जाए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी यहाँ पर आपको बताना है प्राकृतिक आपदा है। ये मैंने क्या लिखा है समझ में कम आ रहा है थोड़ा सा। चलिए आगे, पता नहीं कौन सा वर्ड मैंने लिख दिया, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसी प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। प्रकृति का सुरक्षा वाल्व किसे कहा जाता है। प्रकृति का सुरक्षा वाल्व, चलिए आ जाइए, प्रकृति का सुरक्षा वाल्व किसे कहते हैं। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन, यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, ज्वालामुखी। ऑप्शन सी सही हो जाता है, ज्वालामुखी। अच्छा, जो भी डिटेल में आपको बताया है, हमने जो भी आपको डिटेल में बताया, आपको ऐसा तो नहीं लगा ना, बोरिंग तो नहीं लगा है, ठीक है। आप लोग हमको बताते चलिएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, अगला हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ज्वालामुखी के उन 3 वर्गों में शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी के उन 3 वर्गों में शामिल नहीं जो उनके उद्भव की आवृत्ति के आधार पर वर्गीकृत किए गए हैं। विकल्प यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा। चलिए आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन, यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन डी है, यौगिक ज्वालामुखी। ऑप्शन डी सही हो जाता है, यौगिक ज्वालामुखी है। 3 वर्गों में शामिल है, देखिए जागृत ज्वालामुखी बांटा गया है, प्रसुप्त ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी। आपको अगर याद हो गए एससीईआरटी में हमने बताया था, और आपको बताएं एससीईआरटी और एनसीईआरटी में इतनी बढ़िया तरीके से ज्वालामुखी वगैरह को कैटेगराइज किया गया है, फिर उसके एग्जाम्पल दिए गए हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से। अब यहाँ पर देखिए ज्वालामुखी क्या होता है, पृथ्वी की सतह पर उपस्थित एक ऐसी दरार या मुख होता है जिसके भीतर क्या होता है, पृथ्वी का जो गर्म लावा होता है, राख होता है, ये सब बाहर निकलता है, ठीक है। चलिए,
और आपको बताते चलते हैं ज्वालामुखी का संबंध भी प्लेट विवर्तनिकी से होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर थोड़ा सा हम ज्वालामुखी के प्रकार के बारे में आपको बताते चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर ज्वालामुखी के प्रकार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ज्वालामुखी में पहला आ जाता है सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी, तो इसमें ये हो सक्रिय ज्वालामुखी में क्या होता है, ज्वालामुखी जो वर्तमान में मतलब फट रहा हो या उसके फटने की आशंका हो या उसमें गैस रिस रहा हो, धुआं हो, लावा उगल रहा हो, भूकंप आने जैसे मतलब कुछ सक्रिय चीज़ें, सक्रिय उसमें इंडिकेशन मिलते रहते हैं। मृत ज्वालामुखी वे होते हैं जो मतलब ये होता है कि फटेंगे नहीं, अंदर वो लावा और मैग्मा जो होता है खत्म हो चुका होता है, तो ये फटने की इसके चांसेस नहीं होते, इसलिए इसे मृत कहा जाता है। प्रसुप्त और जो सुप्त होता है, प्रसुप्त और सुप्त वाला जो होता है ये मतलब डॉर्मेंट स्टेज में ये होता है कि मतलब पहले तो फटा हुआ होता है, बहुत पहले फटा होता है, तो उसे सुप्त माना जाता है, लेकिन वो मृत नहीं होता है, वो फट भी सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए बहुत सारे एग्जाम्पल भी है इसके। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होता रहता है? किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होता रहता है? चलिए जल्दी से बताइए। चलिए हाँ हाँ बिल्कुल सही है, हाँ DK सोनी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होता रहता है? ऑप्शन सही हो जाता है, ऑप्शन यहाँ पर ए सही होता है हमारा, जागृत ज्वालामुखी, ऑप्शन ए जागृत ज्वालामुखी में। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, अच्छा जागृत ज्वालामुखी का कोई एग्जाम्पल आप बता सकते हैं? जागृत ज्वालामुखी का एग्जाम्पल हमारा अगला क्वेश्चन है, किस ज्वालामुखी में ऐतिहासिक काल से उद्गार नहीं हुआ है? किस ज्वालामुखी में ऐतिहासिक काल से उद्गार नहीं हुआ है? तो ये आपको बताना है, ऐतिहासिक काल से उद्गार नहीं हुआ है, कौन सा ये होगा? प्रसुप्त होगा या मृत होगा या शांत होगा? जागृत तो होगा नहीं। बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है। चलिए आप लोगों ने यहाँ पर बड़े सारे नाम की रिप्लाई कर दी है। चलिए अभी हम आपको सारे एग्जाम्पल बताते चलते, किस ज्वालामुखी में ऐतिहासिक काल से उद्गार नहीं हुए? तो विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन सही हो जाता है डी, मृत ज्वालामुखी, ऑप्शन डी सही हो जाता है, मृत ज्वालामुखी है। फटाफट से रिप्लाई करते रहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, एक टारगेट बनाइए, एक एग्जाम को पकड़ करके उसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। 10 नाव पे पैर रखने में ना एक नाव पर भी बेड़ा पार नहीं हो पाता है। लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात विस्फोट होने वाला ज्वालामुखी क्या कहलाता है? वैसे भी एकदम से इतने प्रेशर में आप लोग होंगे ना कि इसको पढ़ें उसको पढ़ें उसको पढ़ें, लाइफ के डिसीजन भाई खुद से लेने पड़ते हैं। अपनी तैयारी देखिए, अपना समय देखिए और उसके बाद एग्जाम का पैटर्न देखिए। लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात विस्फोट होने वाला ज्वालामुखी क्या कहलाता है? अभी मैंने आपको सारी डेफिनेशन बता दी है, सब डेफिनेशन पर आधारित क्वेश्चन ये मैंने बनाए हैं। ऑप्शन बी सही हो जाता है, सुषुप्त ज्वालामुखी कहते हैं, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए ध्यान से, थोड़ा सा इसे हम करेंगे छोटा। पृथ्वी की पपड़ी है जो अर्थ क्रस्ट, इसकी ठोस चट्टानों के नीचे जो पिघला हुआ पदार्थ होता है, जो कभी कभी ज्वालामुखी के उद्गार के साथ धरती के ऊपरी तल पर आ जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? मैग्मा कहेंगे, मैक्स कहेंगे, मार्श कहेंगे, मेसेटा कहेंगे? मैग्मा पक्का लगा देते हैं। विकल्प यहां पर हमारा कौन सा सही होगा भाई? अच्छा मैग्मा कहते किसे हैं? चलिए इसी को कहते हैं जो यहाँ पर लिखा हुआ, पृथ्वी के अंदर जो पिघला हुआ पदार्थ होता है वही होता है मैग्मा। अगला क्वेश्चन है, पैलेस टीयर की उत्पत्ति कब होती है? पैलेस टीयर, पहले के अश्रु की उत्पत्ति कब होती है? विकल्प कौन सा सही होगा? चलिए भाई रिप्लाई करिए। चलिए 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 चलिए, रिप्लाई 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 रिप्लाई।
ये ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन सी, ज्वालामुखी उद्गार के समय। आपको बताते चलते हैं, पेलेस्टियर एक मतलब भूवैज्ञानिक शब्द है, ये भूवैज्ञानिक शब्द है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, ये पेलेस्टियर्स भी लिखा होता है, तो अलग अलग जगह पे पेलेस्टियर्स है इंग्लिश में, ठीक है। तो आपको बताते चलते हैं, जब ज्वालामुखी उद्गार होता है ना, तो उसके समय जो गर्म पिघला हुआ लावा होता है वो हवा में उछलता है, इसकी मतलब उत्पत्ति होती है, यही होता है, मतलब पूछा जाता है कि ये वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है, ठीक है। हाँ, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही हो जाता है, ज्वालामुखी उद्गार के समय ये जो निकलता है अंदर का गर्म पदार्थ वही है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन कौन सा आ रहा है। हाँ, ज्वालामुखी उद्गार के फलस्वरूप जो प्राप्त लावा और धरातली चट्टानों के टुकड़ों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर बताइए। आगे आइए अगले क्वेश्चन पर। हाँ, ज्वालामुखी उद्गार के समय प्राप्त लावा, ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन है, ऑप्शन ए सही हो जाता है, पायरोक्लास्ट, पायरोक्लास्ट, ठीक है। आप लोग एकदम से फिर से स्लो हो रहे हैं, जब नहीं आता तो एकदम से तुक्का मारा करिए, छोड़ना नहीं है, ठीक है। चलिए, ये जो ना मतलब एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि जो गर्म गैसें होती हैं और वॉल्केनो जो मैटर होता है अंदर का, जो मैग्मा वगैरह होता है, जो मतलब एक हॉट गैसेस होती हैं, जो गर्म गैसें होती हैं ना, गर्म गैसें और जो वॉल्केनो मैटर होता है, वो सब मतलब जो हवा में तेजी से ना एक तरीके से बहुत तेजी से उड़ता रहता है, चलता रहता है, तो इसी को कहते हैं पायरोक्लास्ट कहते हैं, ठीक है। ये है, और इसकी स्पीड बड़ी ज़्यादा होती, बड़ी तेज़ी से ये, हाँ, ये चलता रहता है, पायरोक्लास्ट जो होता है। इसे हिंदी में मतलब ये इंग्लिश वर्ड है, इसे वैसे कहते हैं ना पायरोक्लास्टिक रॉक कहते हैं। तो पायरोक्लास्टिक जो रॉक होती है, इसे पता नहीं क्या हिंदी में कहते हैं, ज्वलखंडाश्मी कहते हैं, बड़ा टिपिकल सा था, ज्वलखंडाश्मी था। तो अगर ये भी आ जाएगा तो आप लोग डरिएगा नहीं, कुछ ऐसा इसकी हिंदी है, ठीक है। तो चलिए अगला है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्रेटर और काल्डेरा स्थलाकृतियां निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। क्रेटर और काल्डेरा, क्रेटर और काल्डेरा जो स्थलाकृतियां हैं किससे संबंधित है। चलिए, क्रेटर और काल्डेरा, क्रेटर और काल्डेरा, हाँ, ये एक तो समझ में आ जाता है, क्रेटर, क्रेटर से एकदम से समझ आ गया। ऑप्शन सही हो जाता है यहाँ पर, ऑप्शन बी, ज्वालामुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है। यहां पर आइए, क्रेटर है, काल्डेरा है, गेजर है, और ये फाई नहीं है, ये फ्यॉर्ड होगा, ठीक है, फ्यॉर्ड है। चलिए, भाई यहाँ पे ना लाइट नहीं है, बड़ी दिक्कत हो रही है, हम पता है अंधेरे में है और कुछ नहीं जल रहा है, बस लैपटॉप है मेरा खुला हुआ है, ये कंडीशन है। चलिए, अब ऑप्शन यहाँ पर क्रेटर हुआ, काल्डेरा हुआ, गेजर हुआ, ये सभी ज्वालामुखी से संबंधित, लेकिन फ्यॉर्ड इससे संबंधित नहीं है। फ्यॉर्ड क्या होता है जानते हैं, जो
जो एकदम से खड़ी ढाल वाली चट्टानें होती हैं, खड़ी ढाल वाली जो चट्टानें होती, पहाड़ियाँ होती हैं, ये सागर से, समुद्र से जुड़ी हुई होती, मतलब ये खड़ी ढाल वाली चट्टानें होती हैं, पहाड़ियाँ होती हैं, ठीक है। और इन्हीं को कहा जाता है फ्योर्ड। और मेनली ये जानते क्या होता है, जो ग्लेशियर होता है उनके द्वारा मार्ग काटने से इसका निर्माण हुआ होता है। जो हिमानियाँ होती हैं उसके द्वारा ये काटने से इसका निर्माण हुआ होता है फ्योर्ड। एकदम से ये समझिए जो खड़ी खड़ी सी वो होती हैं, ढलान वाली ऊंची पहाड़ियाँ होती हैं, उसी कहा जाता है फ्योर्ड कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। किस स्थलाकृति का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से नहीं होता है? कौन सी स्थलाकृति है? लावा पठार है, लावा मैदान है, सिल और डाइक है, विसर्प है। विकल्प कौन सा सही होता है? चलिए जल्दी से बताइए, फटाफट से जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन डी से हो जाता है विसर्प। विसर्प का निर्माण किससे होता है मिली? अब बताइए। विसर्प ये नदी विसर्प होता है ना, तो नदी के द्वारा बनाया गया मतलब एक स्थल रूप है विसर्प, ठीक है। आप सभी समझते होंगे ना। चलिए, जब मैदानी क्षेत्र में नदी धारा बनाती है तो दाएं बाएं से होते हुए मतलब बढ़ती रहती है, तो इसी को हम विसर्प कहते हैं। विसर्प ये ऐसे चलती है ना, विसर्प ऐसे ऐसे दाएं बाएं से चलती रहती है, अंग्रेजी की एस के आकार की होती है। और नदियां जब ऐसे घूमती है तो इसके पीछे रीजन होता है औसादी, इनका बोझ होता है। नदियों का ऐसा घूमना अधिक औसादी बोझ के कारण होता है, घूम नहीं पाती है, मतलब वो चल नहीं पाती डायरेक्टली, तो घूमती रहती हैं। बात समझ में आ रही है ना। चलिए आराम से हम पढ़ाते हुए चल रहे हैं धीरे धीरे से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, डाइक क्या है? डाइक क्या है? विकल्प कौन सा सही होगा? हाँ, सांप के आकार की। विसर्प मतलब हाँ सांप के आकार की। बहुत बढ़िया, आप लोगों के कमेंट में दिख रहा है। डाइक क्या है? डाइक डाइक जल्दी से बताइए। देखिए भाई, क्वेश्चन हमने बड़े तगड़े बनाए हैं, आराम से आप लोग रिप्लाई करते रहिए। मुझे यहाँ पे बड़ी थोड़ी सी आज ना दिक्कत हो रही है, हमें कुछ ऐसे समझ में नहीं आ रहा। आप लोगों को ना मोबाइल में दिख रहा है ना कुछ दिख रहा है, बस हम एक बार देख लेते हैं कमेंट जा रहा है कि नहीं, आप लोगों के कमेंट आ रहा है कि नहीं। फटाफट से रिप्लाई करते रहिए, इतना स्लो रिप्लाई क्यों करें भाई। लाइक और शेयर करते रहिए। एक बार डाइक क्या है? डाइक क्या है? ऑप्शन यहाँ पर बी से हो जाता है, ज्वालामुखी से। ऑप्शन बिल्कुल सही, ज्वालामुखी से निर्मित आंतरिक आकृति होती है डाइक। ऑप्शन बी, ज्वालामुखी से निर्मित आकृति होती है डाइक। अगला क्वेश्चन है, आप लोगों की इतनी स्लो रिप्लाई आ रही है ना, कल से हम 10 क्वेश्चन कराएंगे, उसी में 10 घंटे बात करेंगे। सही बता रहे हैं, 10 क्वेश्चन कराएंगे, 10 घंटे बात करेंगे, फिर आपको समझ आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, काल्डेरा संबंधित है किस? काल्डेरा किससे संबंधित है? काल्डेरा किससे संबंधित है? काल्डेरा काल्डेरा किससे संबंधित है? बिल्कुल सही जवाब अभी आप लोगों ने करा है। काल्डेरा किससे संबंधित है? ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाता है, ऑप्शन सी, ज्वालामुखी से संबंधित है। अब काल्डेरा है क्या? काल्डेरा है क्या? कोई बता सकता है काल्डेरा? चलिए यही HW हो जाता है, HW हो जाता है काल्डेरा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है? वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग भी है, इंपॉर्टेंट है, ये कई एग्जाम में पूछा गया था। वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है? कहाँ गए आप लोग? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन सी सही हो जाता है, अमेरिका है। बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन सी सही हो जाता है, अमेरिका है। ठीक, वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है? सही। ऑप्शन यहां पर हमारा ए सही हो जाता है, ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन ए सही होता है, ऑस्ट्रेलिया। देखिए ये ऑस्ट्रेलिया जो है पूरी तरीके से दक्षिण महासागर से घिरा हुआ है, और साथ ही साथ आपको बताते चलते हैं ये विश्व का सबसे बड़ा 5वां महाद्वीप है क्षेत्रफल में। एशिया है,
फिर उसके बाद अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका, और दक्षिण अमेरिका के बाद आता है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे और पूछ रहे हैं यहाँ पे, आप बताइए एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा ज्वालामुखी, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? चलिए बताइए जल्दी से। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा ज्वालामुखी, देखते कौन कमेंट सेक्शन में बता पाता है। आसान सा क्वेश्चन नहीं है। हो गया? अब जो क्वेश्चन पूछे आगे बताइए। आगे ऑस्ट्रेलिया है, आगे बताइए। हिंट दीजिए। हिंट नहीं देंगे नकलची, सभी को ऑप्शन बताए। करंट की क्लास मॉर्निंग 7 बजे होती है, निशा जायसवाल, मॉर्निंग 7 बजे होती है करंट अफेयर की क्लास। चलिए, ये हमने ये पूछा है एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा ज्वालामुखी, तो नोट कर लीजिए एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो है माउंट दमावंद। ये एशिया का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। ये है कहाँ पर? ये है आपका ईरान में। कहाँ पर है? ये ईरान में है। ठीक है, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा ज्वालामुखी। अच्छा, दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? एकदम छोटा सा क्वेश्चन भी पूछा है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। सर्कल ऑफ फायर किसे कहा जाता है? अग्निवलय किसे कहा जाता है? अच्छा, ये बताइए आप लोगों को क्वेश्चन कैसा लग रहा है? आप लोगों को क्वेश्चन का कलेक्शन कैसा लग रहा है? भाई बड़े मेहनत से, कई दिन भर तो पूरा क्वेश्चन बनाते हैं और आप लोग हमको मोटे मतलब ऐसा फील नहीं करवा पाते हैं तगड़ा वाला। चलिए, अग्निवलय सर्कल ऑफ फायर किसे कहा जाता है? सर्कल ऑफ फायर किसे कहा जाता है? विकल्प कौन सा सही होगा? विकल्प यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? जल्दी जल्दी से बताइए। सर्कल ऑफ फायर, और सर्कल ऑफ फायर कहते क्यों हैं? सर्कल ऑफ फायर ऑप्शन सी से हो जाता है, प्रशांत परिमेखला को कहते हैं। 100%, ये तो गलत ही नहीं होना चाहिए था भाई। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी, प्रशांत परिमेखला कहते हैं। और टॉपिक वाइज हमने क्लासेस स्टार्ट कर दी, टॉपिक वाइज स्टार्ट कर दी है। आप ध्यान से क्लास को ज्वाइन करेंगे ना, 100% आपके एनसीईआरटी अगर तैयार करके जा रहे हैं, आपको पूरा जीएस कहीं से भी कोई एग्जाम देने जाइए। बिल्कुल सही जवाब है। अच्छा, इसे कहते क्यों? प्रशांत परिमेखला को सर्कल ऑफ फायर क्यों कहते हैं? कौन बताएगा? ये छोड़ के हम चलते हैं, सारे क्वेश्चन एकदम से मतलब डिपेंडेंट बन जा रहे हैं। बहुत आसान सा इसका जवाब है। अगला क्वेश्चन है, लैकोलिथ संबंधित है। लैकोलिथ किससे संबंधित है? लैकोलिथ किससे संबंधित है? चलिए जल्दी से बताइए, जल्दी से। कहाँ भागे रहे? अभी थैंक यू बाद में करेंगे, थैंक यू बाद में करेंगे। लैकोलिथ, लैकोलिथ, लैकोलिथ किससे संबंधित है? ऑप्शन सही हो जाता है, ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है। किससे? ऑप्शन ए, ज्वालामुखी से संबंधित होता है। चलो भैया, देखिए क्या होता है ना, जो एक गुंबद के आकार का नहीं बन जाता है, जो आग मतलब अंदर जैसे मैग्मा ऊपर उठता है ना, तो जैसे दो क्षैतिज चट्टानें होती है, उसके बीच में जो गुंबद का आकृति होती है बन जाती है, वही लैकोलिथ होती है। आप लोग पढ़े होंगे ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। नेक्स्ट है, ये संरचना बनती है, इससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं जब संरचनाएं वगैरह बनती हैं। पैंट पॉट के विषय में कौन सा कथन सत्य है? पैंट पॉट के विषय में कौन सा कथन सत्य है? बस वो लैकोलिथ यही होता है ना, जैसे मैग्मा जो पृथ्वी के ऊपर जोर लगाकर ऊपर उठता है तो गुंबदाकार मतलब गुंबदाकार रूप में वो जम जाता है, उसे हम लैकोलिथ कहते हैं। बस इतना समझिए। अब ये बताइए, पैंट पॉट का संबंध किससे है? पैंट पॉट, पैंट पॉट
रुक जाइए। ज्वालामुखी क्षेत्रों का एक क्षेत्र जिससे गर्म और गहरे रंग का द्रव्य कीचड़ बाहर निकलता है। इसके साथ सामान्यतः ग्लेशियर पाए जाते हैं। पैन पॉट यूएसए के येलोस्टोन नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी से हो जाता है, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन कौन सा कथन सत्य होता है, तो यहाँ पर आपके 4 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? विश्व में सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? विकल्प यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? फटाफट से आप लोग रिप्लाई करते रहिए। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है प्रशांत महासागर ही होगा, सही ना? प्रशांत महासागर ही सही होगा, प्रशांत महासागर। ऑप्शन आपका बी सही हो जाता है, प्रशांत महासागर के आसपास के क्षेत्र में। चलिए चलते हैं आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल यानी कि HW में आपके 3 क्वेश्चन बनते हैं, तीनों क्वेश्चन आपको करके आना है। विश्व की अधिकांश ज्वालामुखी घटनाएं घटित होती कहाँ पर? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, प्रशांत महासागर के चारों तरफ स्थित ज्वालामुखी की पेटी को क्या कहते हैं? दूसरा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तीसरा क्वेश्चन। तीनों सॉलिड क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन मैंने अभी आपसे कुछ और पूछा था, वो भी आपको बताना है। वहाँ पर मतलब प्रशांत परिमेखला में क्यों, मतलब सर्कल ऑफ फायर किसे कहते हैं और क्यों कहा जाता है? ठीक है, अब चलते हैं सुपरफास्ट रिवीजन की तरफ। सुपरफास्ट रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। चलिए 1 मिनट, इसको थोड़ा सा कर देते हैं जूम, नहीं तो आप लोगों की आंखें एकदम से ऐसे धरी की धरी रह जाएंगी। फटाफट से एकदम से एनर्जी के साथ चलिए सुपरफास्ट रिप्लाई करते हैं। सुपरफास्ट रिप्लाई करते हैं। यहाँ पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने का सबसे सही माध्यम कौन सा है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने का सबसे बढ़िया माध्यम कौन सा है? विकल्प यहाँ पर हमारा कौन सा सही होता है? जब भी यहाँ से जाए आप वनडे एग्जाम टारगेट से एकदम से 100% तैयारी के साथ जाए, यानी कि सब कुछ आपका तैयार रहे। ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, भूकंप विज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपी तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहा जाता है? भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपी तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहा जाता है? उस स्थान को कहते हैं, ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन सी भूकंप केंद्र कहते हैं। ऑप्शन सी भूकंप केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूकंप मूल वह स्थान होता है जहां पर, भूकंप मूल वह स्थान होता है जहां पर क्या? ऑप्शन बी सही हो जाता है, जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है। ऑप्शन यहाँ पर सॉरी। नेक्स्ट अगला है, अगला क्वेश्चन हमारा है, अधिकेंद्र भूकंप का एक बिंदु है जहां जो संबंधित है। ये देखिए अधिकेंद्र भूकंप का एक बिंदु है जो संबंधित है किससे? ऑप्शन यहाँ पर बी सी हो जाता है, भूकंप उद्गम केंद्र के ऊपर भूपृष्ठीय बिंदु से संबंधित है। ऑप्शन बी सी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहा जाता है? पृथ्वी के सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहा जाता है? तो विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन सी उपकेंद्र कहते हैं, एपिसेंटर कहते हैं। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, फटाफट से रिप्लाई करते रहिए। भूकंप में जो धरातली तरंगे होती है वो कौन सी होती है? भूकंप में धरातली तरंगे, ऑप्शन सही हो जाता है यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, एल तरंगे होती है। ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाता है, एल तरंगे होती हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपी तरंगे सर्वाधिक क्षति पहुंचाती है? निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपी तरंगे सर्वाधिक क्षति पहुंचाती हैं? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी से हो जाता है, दीर्घ पृष्ठीय। अगला हमारा क्वेश्चन है, अंतर सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री तरंगों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन यहाँ पर बी से हो जाता है, सुनामी। ऑप्शन बी से हो जाता है, सुनामी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कौन सा है? विकल्प यहाँ पर देखिए, सुनामी का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? सुनामी का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन बी है, भूकंप है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए यहाँ पर, विश्व के सर्वाधिक जो 63% के करीब लगभग जो भूकंप है निम्नलिखित में से किस पेटी में आते हैं? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, परिप्रशांत महासागरीय पेटी। ऑप्शन ए सही हो जाता है, परिप्रशांत महासागरीय पेटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भूकंप का प्रभाव महाद्वीपीय भागों के अतिरिक्त महासागरीय भागों पर भी पड़ता है और इससे महासागरों में भयंकर लहरें उत्पन्न होती हैं। इन लहरों को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन डी, सुनामी है। ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाता है, सुनामी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। सुनामी किस भाषा का शब्द है? सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी से हो जाता है, जापानी है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट,
हमारा अगला क्वेश्चन, किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं? ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाता है, जापान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरल पदार्थों से होकर न गुजर सकने वाली भूकंपी लहर कौन सी है? तरल पदार्थों से न गुजर सकने वाली, ऑप्शन सी सही हो जाता है, एस तरंगे हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? ऑप्शन सी सही हो जाता है, भूकंप की तीव्रता, ऑप्शन सी भूकंप की तीव्रता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन अगला है, सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है? सिस्मोग्राफ, ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाता है, भूकंपी तरंगों को मापने के लिए, ऑप्शन सी भूकंपी तरंगों को मापने के लिए। नेक्स्ट है, सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? ऑप्शन बी सही हो जाता है, भूकंप का है। समान भूकंपी तीव्रता अर्थात समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए सही हो जाता है, ऑप्शन ए जिसे हम कहते हैं समभूकंप रेखा, ऑप्शन ए सही हो जाता है, समभूकंप रेखा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, किसी क्षेत्र के उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहां भूकंप एक साथ अनुभव किया जाता है उसे हम कहते हैं, ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन बी सहभूकंप रेखा, ऑप्शन बी सही हो जाता है, सहभूकंप रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, समभूकंप रेखा का आकार प्राय होता है, ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, बी अनियमित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप का कारण क्या है? टेक्टोनिज्म है, ऑप्शन बी सही हो जाता है, टेक्टोनिज्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्निवलय सर्कल ऑफ फायर प्रशांत महासागर के उस विशाल क्षेत्र को कहते हैं जहां पर भूकंप कितने % तक आता है? ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाता है, 68%, ऑप्शन ए 68%। निम्नलिखित में से कौन सी घटना धरातल पर नहीं घटित होती है? तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है, सुनामी। सुनामी की घटना धरातल पर नहीं घटित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सी, पता नहीं क्या मैंने लिखा, मुझे उसका मतलब भी हिंदी का इर्द गिर्द भी हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। निम्नलिखित में से किसी प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? ऑप्शन सी सही हो जाता है, ज्वालामुखी, ऑप्शन सी सही हो जाता है, ज्वालामुखी। प्रकृति का सुरक्षा वाल्व, ऑप्शन सी ज्वालामुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी के उन 3 वर्गों में शामिल नहीं जो उनके उद्भव की आवृत्ति के आधार पर वर्गीकृत किया गया? तो उत्पत्ति के उद्भव के आवृत्ति के आधार पर, क्या मैंने बोल दिया, मतलब उद्भव की आवृत्ति के आधार पर 3 ही प्रकार बांटा गया, जागृत, प्रसुप्त, मृत। तो डी ऑप्शन नहीं है, यौगिक ज्वालामुखी नहीं है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होता रहता है? ऑप्शन ए सही हो जाता है, जो जागृत ज्वालामुखी होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, किस ज्वालामुखी में ऐतिहासिक काल से उद्गार नहीं हुआ? किस ज्वालामुखी में ऐतिहासिक काल से उद्गार नहीं हुआ? तो ऑप्शन डी सही हो जाता है, मृत ज्वालामुखी में, ऑप्शन डी मृत ज्वालामुखी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात विस्फोट होने वाला ज्वालामुखी क्या कहलाता है? लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात विस्फोट होने वाला ज्वालामुखी क्या कहलाता है? ऑप्शन बी सही हो जाता है, सुषुप्त कहलाता है। पृथ्वी की पपड़ी की ठोस चट्टानों के में जो मतलब पिघला हुआ पदार्थ होता है, कभी कभी ज्वालामुखी के उद्गार के साथ धरती के ऊपरी तल पर आ जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? उस, अरे भाई इतना मच्छर लग रहा है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन ए कहते हैं मैग्मा, ऑप्शन ए मैग्मा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, पैलेस टीयर की उत्पत्ति कब होती है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ज्वालामुखी उद्गार के समय होती है। अगला क्वेश्चन हमारा, ज्वालामुखी उद्गार के फलस्वरूप प्राप्त लावा और धारातली चट्टानों के टुकड़ों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? जो पत्थर होते हैं उसे हम कहते हैं पायरोक्लास्ट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, उठा के मतलब एक तरीके से फेंक दिए जाते हैं, इनकी स्पीड बड़ी ज्यादा होती है। अगला क्वेश्चन है, क्रेटर और काल्डेरा स्थलाकृतियां निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? क्रेटर और जो काल्डेरा है, ऑप्शन यहाँ पर बी से हो जाता है, ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित है। अगला हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन यहाँ पर देखिए क्या लिखा था, ऑप्शन यहाँ पर हमारा इसमें था फ्योर्ड था। अगला क्वेश्चन है, किस स्थलाकृति का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से नहीं होता है? ऑप्शन यहाँ पर विसर्प होता है, नदियों का इस तरीके से चलना। अगला क्वेश्चन है, डाइक क्या है? डाइक क्या है? अगला क्वेश्चन है, डाइक क्या है? डाइक में क्या क्या है? ज्वालामुखी बहिराकृति है, और ऑप्शन यहाँ पर देखिए आंतरिक स्थलाकृति, ऑप्शन बी सही हो जाता है, डाइक है। काल्डेरा संबंधित है, काल्डेरा, ये ऑप्शन सी सही हो जाता है, ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित है। जूम करें क्या? नेक्स्ट है, बड़ा मच्छर की तो मच्छर मतलब घेर घेर के बैठे हैं। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ऑप्शन ए सही हो जाता है, ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, अग्निवलय सर्कल ऑफ फायर किसे कहा जाता है? ऑप्शन सी सही हो जाता है, प्रशांत परिमेखला को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लैकोलिथ संबंधित है, लैकोलिथ ऑप्शन ए सही हो जाता है, ज्वालामुखी से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है,
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पैंट पॉट के विषय में कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, देखिए डी सही है, उपर्युक्त सभी। तो आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको, उपर्युक्त सभी है। फिर अगला है विश्व में सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी कहाँ पर पाए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पर बी सी हो जाता है, प्रशांत महासागर के आसपास में पाए जाते हैं। और यहाँ पर आपसे मैंने 3 क्वेश्चन पूछे हैं। विश्व की अधिकांश ज्वालामुखी घटनाएं कहाँ पर घटित होती हैं, ये सभी HW में है। तो ये पहला क्वेश्चन हो जाता है आपके लिए। फिर दूसरा क्वेश्चन आपके लिए, प्रशांत महासागर के चारों तरफ स्थित ज्वालामुखी की पेटी को क्या कहा जाता है, दूसरा क्वेश्चन है। और तीसरा क्वेश्चन आप सभी का ये है लास्ट, विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। 3 क्वेश्चन की रिप्लाई आपको नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बतानी है। तो आप लोग फटाफट से रिप्लाई करते रहेंगे। और आज की क्लास आपको कैसी लगी, आप लोग फटाफट से आप लोग रिप्लाई करते रहिएगा, ठीक है। चलिए आज की क्लास आपको कैसी लगी टॉपिक वाइज, जैसे कि आप लोगों ने कहा था ना टॉपिक वाइज स्टडी, टॉपिक वाइज क्लासेस हमने स्टार्ट कर दी है, ठीक। अच्छे लगे आपको, ये क्या है, अब क्लास यहाँ पर खत्म हो जाती है। बहुत 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 अच्छी, चलिए ओके। साजिदा खातून थैंक यू सो मच, प्रशांत और वंदना पाल थैंक यू, प्रीतिका थैंक्स मैम, आज की क्लास सुपर्ब। मैम पृथ्वी वाला 3 है या ज्वालामुखी है, क्या पूछ रहे हैं आप। सलमा खान एकदम यूजफुल, एग्जाम के पर्पज से बेहतरीन, ऑलवेज 100% यूजफुल। थैंक यू सलमा, थैंक यू सो मच। ये पूरा हमारा NCERT का होता है, NCERT का मैटर होता है। और हम देखिए क्लासेस में पूरी मेहनत करते हैं। जब भी कोई मैटर आपको प्रोवाइड कराते हैं ना, तो हम मेहनत के साथ करवाते हैं। हम इसमें कोई मतलब लापरवाही नहीं करते हैं, भले ही कम करा पाए चाहे जैसे करा पाए, जो भी करा पाए, ठीक है। हाँ तो आमिर खान किंग फ्रॉम लखनऊ, थैंक यू सो मच, यू आर मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। झकास, ओ थैंक यू प्रियंका, थैंक यू। कंटेंट अच्छा है एडवोकेट गोविंद जी, थैंक यू। चलिए आज क्लास है जिससे, ऐसी क्लास है जिससे बारिश होने लगी, क्या बात है राम सर। इकोनॉमिक्स को भी कराइए प्लीज़, ठीक है अभिषेक, बिल्कुल ओके भाई। सभी ने रजनी वर्मा धन्यवाद। चलिए मंजू दीक्षित थैंक्स अलॉट फॉर सच अ वंडरफुल क्लास, थैंक यू, तारीफ के लिए शुक्रिया। मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है। आज की करंट अफेयर का रिवीजन करा दीजिए। आज की करंट अफेयर का रिवीजन तो हो चुका है, अच्छा कल करवा देंगे, आज की क्लास का कल करवा देंगे करंट का रिवीजन, ठीक है। अब वो वाली ना मैंने PDF ओपन नहीं करी है। गॉर्जियस क्लास बहुत बढ़िया मैम गीतांजलि। कल 400, हाँ आज तो जैसे लग रहा है 300 हो गया ना। आप लोग 300, अच्छा आप लोग सच में मतलब शेयर करिए, 300 तक तो पहुंचाइए ना। अच्छा नहीं लगता थोड़ा सा, मतलब कंटेंट इतना बढ़िया, क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा लगे ना, क्लास में संख्या बढ़े, मतलब मज़ा आए कुछ ऐसा वाला। तो आप लोग प्लीज़, आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे, आप लोग वीडियो को शेयर ज़रूर करिए। और आप लोग की वजह से देखिए हम मतलब एक होता है ना, कुछ भी नहीं है, आप लोगों की वजह से ही मेरी 6 लाख की फैमिली बनी है। और 6 लाख की फैमिली बस आप लोग की देन है, आप लोगों की बदौलत से हुआ है। और ये जो हमारी जो भी उपलब्धि है ना, वो सब आपकी वजह से है। तो हमारे में जो भी कॉन्फिडेंस है, जो भी हमारी पहचान है, सब आपकी वजह से। सारी चीज़ें आपको समर्पित है, इसलिए ये सारे कंटेंट, ये सारी चीज़ें हम इसमें लापरवाही नहीं करते हैं, ठीक है। देखिए आपके फ्यूचर से रिलेटेड चीज़ें, आपके फ्यूचर से संबंधित अगर हम चीज़ कुछ कर रहे हैं ना, तो उसमें हम लापरवाही नहीं कर सकते, ठीक है। और एक चीज़ ये भी हम मानते हैं, भले ही बच्चे कमाएंगे चाहे जैसा भी होगा, कंटेंट में कोई लापरवाही नहीं करेंगे। मेरे मतलब गले से नहीं उतरता है कि मैं कुछ ऐसा वैसा भी करके आपको प्रोवाइड करा दूँ, नहीं। हम मेहनत करते हैं और उसमें मेरा क्लास लेने से पहले जब तक मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ जाता, जब तक मुझे ये नहीं अच्छा लगता कि आज का मैटर अच्छा है, तो फिर हमें खुद नहीं क्लास में अच्छा लगता है। तो इस वजह से 6 लाख को 9 लाख करो, सभी हो जाएगा, आप लोगों की वजह से हो जाएगा। बस आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करते रहिएगा ना, थोड़ा सा सपोर्ट और हेल्प बनाए रखिएगा, तो मतलब पक्का हो जाएगा, कोई मुश्किल काम नहीं है। संस्कृत, हाँ बिल्कुल, संस्कृत की क्लासेस
सर करवाएंगे, संस्कृत भी होगी, पक्का होगी। गीतांजलि, आप हम लोग के लिए मेहनत करते हैं तो हम लोग क्यों नहीं लाइक और सब्सक्राइब करें, जरूर करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, सो स्वीट। ऐसे ही आप लोग बस लाइक और शेयर करते रहिए, सभी तक पहुँचे। वैसे भी तब जब आप लोग शेयर करेंगे सभी लोगों तक पहुँचेगा तो बच्चे जुड़ेंगे, ठीक है। तो बस, और अभी विभा सिंह, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैम जी सब होता है बट अपने टाइम पर आप ही बोलती हो मैम जी। ओके प्रतिभा, चलिए हाँ, लेकिन बिना एफर्ट के भी कुछ नहीं होता, ये भी है। कल 500 प्रियंका का टारगेट है, कैसे होगा देखते हैं। हाँ, वो शॉर्ट वाला अच्छा होता है। चलिए ठीक है, हम कोशिश, पता है आपको बता दें, शॉर्ट जो भी हमारे पास अगर पता है कम टाइम होता है, आपको हम बताते चलते हैं कि क्या क्या हम करते हैं। अगर मेरे पास कम टाइम होता है और हमें लगता है मेरे पास कुछ काम नहीं है, तो हम उसमें भी नहीं छोड़ते। हम सोचते हैं उसमें से अगर हम 10 क्वेश्चन भी, 5-6 क्वेश्चन भी आपको दे देते हैं ना, अगर एक आध भी उसमें से फंस गया तब तो वो भी मेरा उद्धार हो। मतलब ये सोचते हैं कि हमारा 2 मिनट भी वेस्ट ना जाए। आप लोग सोचते हो कि अगर मेरा पूरा कैलकुलेशन टाइम टेबल का निकालेंगे तो आप लोगों को एक बार यही समझ में आएगा कि हम इतना टाइम निकाल कैसे पाते हैं, ठीक है। तो अपने लिए जो हमारा टाइम होता है उसमें हम कंजूसी कर जाते हैं, मतलब उसमें कटौती करते हैं, अपने लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं देते हैं। तो वो सारा टाइम इधर के क्लासेस के लिए दे देते हैं। और ये हमको पता है बहुत अच्छा लगता है। आपको पता है ये चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी जब आप लोग नीचे कमेंट करते हैं ना, मैम ये बड़ा इफेक्टिव है आपके मेरे एग्जाम के लिए। जैसे आपके एग्जाम की जो आशाएं मुझसे जुड़ी हुई होती है ना, इससे मेरा पैशन जुड़ जाता है, मेरे बहुत अच्छा लगता है। हमें जैसा लगता है ना कि अगर हम ये नहीं कर रहे होते, पता क्या कर रहे होते, घर के काम कर रहे होते, इधर उधर कुछ अपनी तैयारी कर रहे होते, तो तैयारी मेरी अभी भी कंटिन्यू चल रही है, साथ साथ में ये काम भी चल रहा है, तो हम एकदम से सुपर एक्टिव रहते हैं, जो कि मेरे लिए बड़ी अच्छी चीज़ है। तो हम ये कर रहे हैं, तो कुछ ना करने से बेटर हम ये कर रहे हैं, तो ये सही चीज़ तो है ही है ना। विपिन कुमार विश्वकर्मा, मैम जी आप प्राइमरी टीचर की क्वीन हो, पक्का आप हम लोगों का सिलेक्शन करा के रहोगे। हम तो पता है सारे बच्चों का सिलेक्शन करा के ही रहेंगे 100%। बस थोड़ी सी मेहनत आप करिए, ज़्यादा हम करेंगे। चलिए चलते हैं, गुड नाइट। मैम प्रियंका मुझे नहीं दिखती, लगता है ब्लॉक कर दी, पर क्योंकि बताती तो मुझे अच्छा नहीं लगा। प्रियंका मैम जी, भाई आप मैम से रिक्वेस्ट करिए कृष्णु, और ब्लॉक किया तो खोल देना, ठीक है। मानवेंद्र, टीचर बनने तक 10 लाख सब्सक्राइबर हो जाएगा। अच्छा ठीक है, तो फिर तो जल्दी बन जाइए, जल्दी जैसे वैकेंसी है जल्दी से आप लोग बन जाइए। अच्छा करूँगी, चलो प्रियंका थैंक यू। चलिए मिलते हैं ना फिर, सुबह मिलेंगे, मॉर्निंग में मिलेंगे 7 बजे करंट अफेयर की क्लास में, ठीक है। जिंदगी मिली ना कुछ करके जाने के लिए, और वैसे भी ये ना कर रहे होते तो फिर तो कुछ नहीं है। हर कोई कमा रहा है, खा रहा है, ये हर किसी की ज़िंदगी चल रही है, रोजी रोटी तो सब चल रही है। मतलब कहने का मतलब नहीं ये कर रहे हैं, तो अगर कोई आदमी कुछ नहीं कर रहा तो घर गृहस्थी के काम कर रहा है, उसे भी कमाना ही कहते भाई। भले ही सैलरी नहीं मिलती घर गृहस्थी के काम के लिए, लेकिन अगर आप वहीं में कोई वर्कर जोड़ेंगे, कुछ जोड़ेंगे, तो कितना पैसा लग जाता। भले वो किसी की कीमत ना पता चले, किसी की इज्जत ना हो, तो वो अलग बात हो जाती। हर कोई काम में बिजी, ये ना कर रहे होते तो हम घर के काम कर रहे होते, फिर ये कर रहे होते, वो कर रहे होते, ऐसा हो चुका हो। तो मतलब कोई खाली थोड़ी ना रहता है आज की ज़िंदगी में, कोई खाली वाला इंसान भी खाली नहीं है, उसका वही काम है कि बैठा बैठा है रहता है। हैप्पी बर्थडे मैम, मेरा बर्थडे नहीं है आज। हैं, मेरा बर्थडे कहाँ से आ गया, मेरा बर्थडे नहीं है। चलिए पंकज प्रताप सिंह, मैम आप प्लीज़ कमेंट्स लीजिए, और जूनियर एसएसटी हिस्ट्री ज्योग्राफी का मैटर भी ज़्यादा से ज़्यादा देने का कष्ट करें प्लीज़। ओके पंकज, मैंने आपका कमेंट लिया, और मैं बता दूं इससे पहले जब ना ये जूनियर की क्लास मतलब जूनियर की वैकेंसी आई थी,
आपको मैं बता दूं पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग एक टॉपिक मैंने उठा करके पढ़ाना शुरू किया था, लेकिन उसमें पता है कैसे 30 बच्चे आते थे, 34 बच्चे आते थे, कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली वो डाउन हो जाता है। और पता है उस क्लास को तैयार करने में कम से कम 3 से 4 घंटे का लगता था। थ्योरेटिकल क्लास होती थी पूरी। तो आप लोग की प्रेजेंस ना डिसाइड करती है, तो थोड़ा सा समझ नहीं आता था, 3-4 घंटे की मेहनत और बच्चे मतलब कम बच्चों को फ़ायदा हो रहा है उससे, तो ये इस वजह से हमने उसे बंद कर दिया था। साइंस भी मैंने स्टार्ट किया था। मैम सोते सोते कैसे पढ़े? कुछ लोग सोते सोते पढ़ते हैं। विनय गुज्जर, जरूरी है जो लोग करते हैं हम वही करें? कुछ लोग सोते सोते पढ़ते हैं तो एकदम से टैलेंटेड हैं, और आपको वहाँ तक पहुँचना है तो जगते जगते पढ़िए, फिर आराम से पहुँच जाएंगे। मेरा बर्थडे नहीं है, फिर भी बर्थडे विश करने के लिए शुक्रिया। सोलह दिसंबर मैम जी का नहीं, मेरा 14 दिसंबर है। 14 दिसंबर का बर्थडे है, 14 दिसंबर है। किसका बर्थडे है आज? विवाह, मुझे पता था कि विवाह पूछेगी इसलिए मैंने पहले बता दिया 14 दिसंबर। मानवेंद्र, ऑनलाइन क्लास में कम से कम 300 के ऊपर होनी चाहिए। हाँ वही मैंने कहा, 300 प्लस हो जाता है ना, थोड़ा सा अच्छा लगता है। हाँ प्रतिभा टैलेंटेड है। 30 मिनट बाद मेरा बर्थडे। ओ पंकज, पहले से एडवांस में विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। भगवान करे जिंदगी में वो सारी खुशियां मिले जिसके हकदार हो। एकदम से ऐसे ही खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुरा, एकदम से मतलब हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, जिंदगी में आगे बढ़ते रहो। भगवान करे सरकारी टीचर बन करके पेरेंट्स का, माँ पापा का, और सबसे इम्पोर्टेंट मेरा सपना पूरा करो। एकदम से बिंदास रहो, धमाल करो जिंदगी में, मस्त जियो। पता जैसे लगता है ना हमारे जितने बच्चे हैं ना सब इतनी इतनी अच्छी जगह पे रहे, इतने खुश रहे, इतने बढ़िया से रहे ना, पता नहीं क्या ही अटैचमेंट है। बहुत अच्छा लगता है, जैसे लगता है कि कितनी मेहनत आप लोग करें। सच में पता है बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत। हम तो पता है जैसे लगता है, मान लेते हैं हम 3 क्लासेस में एक सर करते हैं, 2 क्लासेस हम करते हैं, तो 2 क्लासेस आप पढ़ते हैं। ऐसे आप दिन भर पता नहीं कितनी क्लासेस पढ़ते रहते हैं, कितना तो थकते रहते हो। जब भी रात की अगर मान लेते हैं हम कभी कोई मैसेज आप लोगों की रिप्लाई करते हैं 2 बजे 1:30 बजे, आप लोगों की तुरंत रिप्लाई भी आती है, तो हम सोचते हैं कितनी मेहनत कर रहे हैं। कोई कोई किस किस जिम्मेदारी को उठाते हुए कर रहा है, कोई कैसे कर रहा है। तो एक होती है ना सिंपैथी, तो नहीं कहेंगे, एक थोड़ा सा लाचार वाला वर्ड हो जाता है, लेकिन फिर भी प्यार भी आता है आप लोगों के ऊपर। और बस यही दुआ निकलती है, भगवान सभी बच्चों को एकदम से सक्सेसफुल बनाइए, खुशियाँ दीजिए। चलिए मिलते हैं ना मॉर्निंग में। हाँ ऊर्जा दिवस है। अमित सिंह, मैम मेरे फ्रेंड का सिलेक्शन आपकी क्लास अटेंड करने से हो 69 में। अमित, आपकी फ्रेंड को बहुत बहुत बधाई, साथ ही साथ में आपको भी ढेर सारी बधाई। और ऐसे ही आप भी पढ़ते रहिए, आपका भी सिलेक्शन हो जाए। और अच्छा लगता है जब आपकी फ्रेंड या आपका फ्रेंड यहाँ पर कमेंट करके बताता तो और भी अच्छा लगता है। कोई बात नहीं, आपको और आपके फ्रेंड दोनों को उसके सिलेक्शन के लिए ढेर सारी बधाई। एकदम से खुश रहिए, जिंदगी में अच्छा करते रहिए। चलिए मिलते हैं ना फिर मॉर्निंग में मिलेंगे। और कुछ बच्चे कमेंट नहीं करते हैं, देखते रहते हैं, सुनते भी रहते हैं, तो उन सभी को भी ढेर सारा प्यार। और बड़े हैं तो उन्हें प्रणाम। मिलते हैं फिर सुबह, मिलते हैं 7 बजे। तब तक लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। मेहनत एक सही दिशा में करिए, 100% सफलता मिलेगी। आपको बताएं कभी स्थितियाँ ना जब
कभी स्थितियाँ सही नहीं होती मेहनत करने के लिए, परिश्रम करने के लिए। किस किस स्थिति परिस्थिति में हम आगे पढ़ाई करते हुए कैसे करके हिम्मत नहीं हारते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं, आप लोगों के सामने है। तो कभी हम बताना शुरू करेंगे ना तो फिर आपको समझ आएगा। इसीलिए कहते हैं आप लोगों के पास टाइम भी अच्छा है, संसाधन भी बढ़िया है, सुविधाएं भी अच्छी हैं, तो पढ़ लीजिए, सफलता मिलेगी। हाँ हाँ, पंकज का बर्थडे अभी से सेलिब्रेट हो रहा है। अभी अगर थोड़ा सा 5-10 मिनट 10 मिनट टाइम होता, 15 मिनट भी होता तो हम वेट करते हैं यहाँ पे, 12 बजा के चलते। सुप्रिया यदुवंशी 20 को फीवर ये लड्डू और विनय गुज्जर का हमको समझ ही, मतलब दोनों लड़े पड़े रहते हैं, जहां जाते हैं तो वहीं पीछे पीछे चल जाते हैं। कहाँ एक कमेंट करेगा तो दूसरा भी वहीं जाकर के घुस के कमेंट करेगा। अच्छा, सुप्रिया का भी बर्थडे है? सुप्रिया का कब है? अच्छा, सुप्रिया यदुवंशी विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। एकदम से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान करे एक सीट मिले। क्या बात है भाई, बहुत सारे बच्चों का कल बर्थडे है, मतलब आज अभी थोड़ी देर के बाद होने वाला है। अनीता राजपूत, राधे राधे। अच्छा, हम ना अंधेरे में बैठे हैं और हमको मच्छर भी बहुत ज़्यादा काट रहे हैं और हम जा रहे हैं ना, ठीक है, जा रहे हैं, छत पे जा रहे हैं, थोड़ी सी हवा लगेगी। विवाह, हमको पता है, हम बार बार नहीं, आप पूछते हुए रहते हो, हम बार बार ये कहते हैं नहीं नहीं, हमको पता है आप बहुत जानने, मतलब जानने की इतनी इच्छा है बहुत ज़्यादा, लेकिन थोड़ी सी आप हमारी मतलब प्रॉब्लम को समझिएगा। शेफाली बाय बाय, बस ठीक है। हैप्पी बर्थडे ऑल। चलिए मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय।